जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे आप बायोलॉजी 9 के चैप्टर नंबर 2 की सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले आप क्या करते हैं साइंटिफिक मेथड को फॉलो करने के लिए? आई थिंक तो सबसे पहले आप जो है वो ऑब्जर्वेशन करोगे। ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो हाइपोथेसिस बनेंगी, लेकिन लॉस के बाद बनता नहीं है। तो लिहाजा ऑब्जर्वेशन के बाद जो है आप हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शंस और फिर एक्सपेरिमेंटेशंस की जा सकती हैं। सो आई होप कि जो सी है दैट इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस? इनमें से कौन सा जो है वो हाइपोथेसिस का करेक्टर नहीं है? सो मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द अवेलेबल डाटा, मस्ट बी टेस्टेबल, मस्ट बी करेक्ट एंड मस्ट मेक प्रिडिक्शंस। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा ही आपकी जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट हो, तो ये बात सच नहीं है। सो दैट इज़ द रॉन्ग आंसर। मस्ट बी करेक्ट, सो दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। ये करेक्टरिस्टिक्स ये हो सकता है करेक्टर, ये भी करेक्टर हो सकता है, ये भी करेक्टर हो सकता है, लेकिन ये करेक्टर नहीं हो सकता। सो लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन है विच पॉइंट एट विच पॉइंट इज अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज रीजनिंग? जो बायोलॉजिस्ट है ज़्यादातर रीजनिंग का इस्तेमाल कहाँ पर करता है? वाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, ड्यूरिंग डाटा ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव? तो रीजनिंग का इस्तेमाल जो है बायोलॉजिस्ट आई थिंक सो ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के लिए करता है, क्योंकि अगर उसको कोई वजह पता होगी तब भी कोई बात जो है वो कही जाती है या सोची जाती है। तो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के लिए जो है वो रीजनिंग के लिए हाइपोथेसिस फॉर्मेशन जो है की जाएगी रीजनिंग का इस्तेमाल करके। सो लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन। A hypothesis must be testable to be scientifically valid. Being testable means, testable का यहाँ क्या मीनिंग होगा कि हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल होती है साइंटिफिक वैलिडिटी के लिए, यानी साइंटिफिकली कबूल किया जाए इसको। तो टेस्टेबल का क्या मीनिंग होगा? टेस्टेबल का मीनिंग जो है वो हो सकता है सम ऑब्जर्वेशंस कुड प्रूव द हाइपोथेसिस इनकरेक्ट, only a controlled experiment can indicate whether the hypothesis is correct or incorrect, a hypothesis is proven wrong, the opposite of a hypothesis is tested and proven wrong। तो स्टूडेंट्स इसमें हम जो है वो ए को ठीक आंसर कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो ए है दैट इंडिकेट्स अस दैट सम ऑब्जर्वेशंस कुड प्रूव द हाइपोथेसिस इनकरेक्ट। कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हाइपोथेसिस को गलत करार दे सकती हैं। जैसे कि हम कहें कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो तमाम सेल्स में न्यूक्लियस होता है, लेकिन हमें कुछ ऐसे सेल्स भी मिले हैं कि उनमें न्यूक्लियस नहीं था, तो वो मेच्योर होने के बाद नहीं था। लेकिन देखें अगर हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि उसमें न्यूक्लियस नहीं था तो हम हाइपोथेसिस को गलत कर सकते थे कि हर सेल में न्यूक्लियस होता है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द वेरी वेरी टेस्टेबल करेक्टर कि ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो हाइपोथेसिस को गलत करने में कामयाब हो जाती हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट बीइंग प्लांट्स रिक्वायर सोडियम? अब इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया जाए कि प्लांट्स को सोडियम रिक्वायर्ड है, और ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है हमने कि प्लांट्स को सोडियम चाहिए होता है। एक हाइपोथेसिस है दैट प्लांट्स रिक्वायर सोडियम, ये हाइपोथेसिस है। तो इसको टेस्ट कैसे किया जाए, एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए? मेजर द अमाउंट ऑफ सोडियम इन अ फ्यू बीन प्लांट्स। बीन प्लांट्स में सोडियम की मिकदार देखिए, सोडियम का सिंबल जो है वो Na होता है। सो ग्रोन बीन प्लांट्स विद विदाउट सोडियम, ऐसे कुछ प्लांट्स ग्रो करो जो सोडियम के बगैर जो है वो ग्रो हो रहे हों। उसके बाद लुक फॉर सोडियम इन लीफ टिश्यूज़, और सोडियम को जो है वो लीफ टिश्यूज़ में देखा जाए। एनालाइज रूट कंटेंट्स फॉर सोडियम, और एनालाइज करो कि उसके रूट जो हैं, जड़ें हैं किसी पौधे की, उसमें सोडियम है कि नहीं है। सो पांचवें का अगर हम जवाब देखें तो दैट इज़ बी, बिकॉज ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम, क्योंकि एक आपका कंट्रोल ग्रुप होगा और एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। जो कंट्रोल ग्रुप होगा
उसमें आप नॉर्मल कंडीशन दोगे, यानी बीन्स को आप प्लांट्स के साथ ग्रो बीन्स प्लांट्स विद सोडियम, यानी आप सोडियम के साथ ग्रो करोगे, और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में विदाउट सोडियम को साथ ग्रो करोगे। स्टूडेंट्स उसके बाद छठा एमसीक्यू है, अ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाय। एक गार्डनर ने बहुत बड़ा स्नेक देखा। ही नोज दैट जनरली स्नेक स्टिंग। उसको पता है कि अमूमन जो स्नेक्स है वो डंक मारते हैं। सो द गार्डनर रन अवे। इसलिए उसको जनरल हाइपोथेसिस, उसको मतलब था कि जनरली स्नेक स्टिंग, ये एक हाइपोथेसिस है, तो इसलिए वो भाग गया देखकर इस बात को, उसको सांप को देखकर भाग गया। सो गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग। उसने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? टेस्टेड अ हाइपोथेसिस, कंस्ट्रक्टेड अ थ्योरी, यूज्ड ऑब्जर्वेशन, या यूज्ड रीजनिंग। तो क्या ख्याल है स्टूडेंट्स आपका, क्या किया उसने? उसने रीजनिंग का इस्तेमाल किया। अभी ये एक ट्रू हाइपोथेसिस नहीं था, मतलब ये एक रीजनिंग था कि सांप जो हैं किसी हद तक आपको डंक मार लेते हैं, तो फिर रीजनिंग ही इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने सातवें एमसीक्यू की तरफ। A scientific theory has which of the following properties? एक scientific theory में कौन सी खासियत होती है, properties होती हैं? It agrees with available evidence. It cannot be rejected. It has been absolutely proven. It does not need to be altered in the light of new evidence. So what do you think students? क्या आंसर होगा इसका? I think so B is the right answer, that it cannot be rejected। यानी एक जो साइंटिफिक थ्योरी है उसको आई थिंक सो कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छी थ्योरी जो होती है उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसकी एक ये प्रॉपर्टी खासियत होनी चाहिए। बाकी ये बात तो सच होती है, वो प्रूव भी हो जाती है। मतलब दिस इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने आठवें एमसीक्यू की तरफ। एक्सपेरिमेंटेशन is only a step of the scientific process, but it is a very important step because it always। experimentation आपको पता है साइंटिफिक मेथड का एक बहुत अहम हिस्सा है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? गिव द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिजल्ट, बायोलॉजिस्ट को ठीक रिजल्ट देता है। अलाउज रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, रिजेक्शन यानी कि आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आप मनसूख कर सकते हैं किसी हाइपोथेसिस को, या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी मनसूख कर सकते हैं। इंश्योर्स दैट हाइपोथेसिस कैन बी कंफर्म्ड विद सर्टेनिटी, यानी कि हाइपोथेसिस की सर्टेनिटी को चेक किया जा सकता है कि कितनी अच्छी है हाइपोथेसिस। गिव साइंटिस्ट अ चांस टू वर्क इन द लेबोरेटरी, या साइंटिस्ट को चांस मिलता है कि लैब में काम कर ले। स्टूडेंट्स आठवें का जो जवाब है दैट इज समथिंग लाइक बी, अलाउज रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट जो इधर उधर की हाइपोथेसिस होती हैं उनको गलत करार दे देता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नाइन्थ एमसीक्यू। ओके, सो दिस एमसीक्यू इज जस्ट लाइक अ स्टोरी। तो पहले स्टोरी को पढ़ते हैं। यू आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, स्टूडेंट्स लर्न मोर इफ दे ड्रिंक टी, यानी स्टूडेंट्स अगर चाय पिए तो ज़्यादा याद करते हैं। बिफोर सिटिंग फॉर स्टडी, पढ़ने से पहले। तो हमने क्या किया कि 20 स्टूडेंट्स को लिया, और उनको चाय देने से पहले जो है 20 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी बिफोर, उन्होंने 20 स्टूडेंट्स ने जो है चाय पी पढ़ने से पहले। यू टेस्ट दिस लर्निंग बाय गिविंग क्वेश्चंस, और फिर आपने उनकी क्वेश्चंस को दिए और उनको चेक किया आपने। सो योर 20 स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्रोल ग्रुप शुड हैव all experimental conditions identical to the experimental group except that। अब क्या conditions होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए उसको चेक करना है, ठीक है। ओके, सो दे शुड टेक टी विद मिल्क एंड शुगर, इनको चाय जो है वो दूध और चीनी के साथ लेनी चाहिए। दे शुड टेक टी बिफोर एज वेल एज ड्यूरिंग स्टडी, उनको चाय जो है पहले भी लेनी चाहिए फिर पढ़ते हुए भी लेनी चाहिए। दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी, उनको चाय नहीं लेनी चाहिए पढ़ने से पहले। आफ्टर टेकिंग टी दे शुड नॉट सिट फॉर स्टडी, और चाय पीने के बाद पढ़ना चाहिए। आई थिंक सो ये सी जो है ये सूटेबल ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि एक आपका कंट्रोल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। आप चेक करना चाह रहे हो कि स्टूडेंट्स लर्न मोर इफ़ दे ड्रिंक टी, यानी आपको हाइपोथेसिस ये है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा याद करते हैं जब वो चाय पीते हैं। तो आप एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले रहे हो जिसमें आप चाय नहीं पिलाओगे उन्हें, यानी दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी। और एक को 20 को आप चाय पिला दो, वो हो जाएगा आपका कंट्रोल ग्रुप। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आपको बता देगा कि इधर ये बात सच है कि नहीं है। सो
सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो चलते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, बल्कि पहले अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो है वो हम फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स में पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स involved in biological method taking malaria as an example. So there we have question के steps involved in biological method मलेरिया के एग्जाम्पल के साथ। आप सबसे पहले हेडिंग लगा लो स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, फिर हिस्ट्री ऑफ मलेरिया थोड़ी सी बता दो। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ मलेरिया है सारी, या थोड़ी सी बताओ। ये हिस्ट्री जो है अभी कंटिन्यूड है, ठीक है, ये हिस्ट्री बताओ। उसके बाद ये डिस्कवरी ऑफ क्यूनिन के बारे में बताओ सारी बात। सो दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स द डिस्कवरी ऑफ क्यूनिन। फिर डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में जो है बताओ, इसमें आप ये कुछ लाइनें देखो। उसके बाद ये देखो स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो को पॉज करके ना इसके नोट्स बना सकते हो। आप लिख लो रफ नोटबुक पे, नोट्स बना लो। एक तो ये है कि लिखकर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आप क्या लिख रहे हो, दूसरे आपके अपने पर्सनल नोट्स बन जाएंगे, तो उससे आप हमेशा याद कर सकोगे ईजीली। अब चूंकि साइंटिफिक मेथड पे बात कर रहे हैं तो हमने थोड़ा सा स्टडी किया कि हिस्ट्री ऑफ मलेरिया क्या है, डिस्कवरी ऑफ क्यूनिन क्या है, फिर डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम क्या है। अब हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि आखिर मलेरिया होता कैसे है। तो आप कुछ ऑब्जर्वेशंस देखो, ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं जिनसे पता लग रहा है कि मलेरिया जो है वो पेशेंट्स को, जिनको मलेरिया है उनको क्या हो रहा है, क्या वजूहात हैं। ऑब्जर्वेशंस का मतलब मुशाहिदा करना, यानी आप मुशाहिदा करते हो किसी चीज़ के बारे में भी जानना। आपके घर में जो पंखा अभी इस वक्त चल रहा है आपके सर पर, उसका कलर अगर वाइट है तो ये आपका मुशाहिदा है। तो अब सोच रहे होगे कि मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको, तो ये मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपको ये प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। इसके अलावा आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, अपना चैप्टर ढूंढो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्रैकेट में 9 लिखा हुआ यानी क्लास 9। तो वहाँ से जाके आप ये वीडियोस देख सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप करो। तो मेरा इस चैनल पे व्हाट्सएप दिया हुआ है नंबर, तो मैं आपको सारे लिंक्स भेज दूँगा, तो आप फिर ईजिली वो एक लिंक्स को फॉलो कर सकते हो। तो ये लिखो अब, ठीक है। उसके बाद हम हाइपोथेसिस लिखते हैं। अब ये आप हाइपोथेसिस लिखो सारी। स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस के बाद याद होगा डिडक्शंस लिखी जाती हैं, तो लिहाजा अब ये डिडक्शंस हैं इफ़ एंड देन लॉजिक के साथ, ये लिखो। उसके बाद हम जो है एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट है, इसको लिखो अब। और इसको लिखने के बाद हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। ओके, सो ये रिजल्ट्स आ गए। अब व्हाट कॉजेज मलेरिया, अब हमने इसका जवाब जो है इन रिजल्ट्स में निकाल लिया है कि मच्छर जो है मलेरिया कॉज कर रहा है, क्योंकि मच्छर काटे तो उससे मलेरिया होता है। सो आगे चलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। अब क्योंकि साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो पहले प्रॉब्लम थी कि मलेरिया कैसे हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ मैन, यानी पहले तो मच्छर की बात मैं आपसे कर गया, लेकिन पहले जो हमारी जो साइंटिफिक मेथड से पता लगा कि प्लाज्मोडियम जो है उससे मलेरिया होता है, ये कंफर्म हुआ पहले एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम 1 में। अब प्रॉब्लम 2 में हम ये कंफर्म करेंगे कि आखिर प्लाज्मोडियम ब्लड में जाता कैसे है, ठीक है। सो उसके लिए आप ये कुछ लाइनें जो हैं ये लिख सकते हो, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ ह्यूमन। ऑब्जर्वेशंस आपकी ये होंगी। फिर आप इस ऑब्जर्वेशंस के बाद इस पैराग्राफ को, AFA किंग वाले पैराग्राफ को कॉपी करो। उसने 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी, लेकिन उसमें से 3 जो है वो बड़ी मशहूर ऑब्जर्वेशन हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, इनको लिखो। ओके, सो ये अब हाइपोथेसिस हैं और डिडक्शंस हैं, इसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे हो आप, अब जान रहे हो ना प्लाज्मोडियम कैसे एंटर करता है बॉडी में, ब्लड में। ओके, सो कुछ ये लाइंस हैं, इनको आप फॉलो करो। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो ये अब आपको नज़र आ रहा है एक्सपेरिमेंट, इन लाइंस को कॉपी करो। ओके, सो अब इन लाइंस को कॉपी कर लो आप। ओके, सो अब ये हमारे पास लास्ट पैराग्राफ होगा रिजल्ट से पहले का, प्लाज्मोडियम कैसे एंटर कर रहा है ब्लड में, हम इसके जवाब में हैं। सोच रहे होगे क्या लिखा हुआ सब, तो आप मेरा लेक्चर सुनो तो आपको ये सब लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। और डेफिनेटली हेडिंग्स के अंडर लिखना इजी हो जाता है जब आपको समझ में होती है, वरना तब याद करना मुश्किल होता है। तो लेक्चर लाजमी सुनो ताकि ईजिली कर सको इसको। तो अब ये होंगे हमारे रिजल्ट्स, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें 2 किस्म की आपको नज़र आ रही हैं डायग्राम्स। इसमें एक ये क्यूलिक्स मच्छर है, ये सिर्फ चिड़िया को काटता है, स्पैरो को काटता है।
ऐसे ये तो डेंगू मच्छर है, कुछ अच्छी सी डायग्राम इसकी नहीं है। और ये जो नीचे ह्यूमन को काटने वाला मच्छर है, ये एनोफिलिस है। मतलब मच्छर की भी नस्लें होती हैं, किस्में होती हैं। क्यूलिक्स मच्छर चिड़िया को काटता है और एनोफिलिस मच्छर इंसानों को काटता है। तो ये रोनाल्ड रोज की डायग्राम में ये तस्वीर बनी है। ये साइंसदान था जिसने इस बात की तहकीक की। ये इंडियन आर्मी फिजिशियन था। सो ये रिजल्ट था कि भाई मॉस्किटो जो है वो मलेरिया फैलाता है। ठीक है, सो दैट इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन था कि मलेरिया की मदद से जो है एक्सप्लेन करो प्रॉपरली अबाउट बायोलॉजिकल मेथड को। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड को, ये मैंने जवाब दे दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इफ अ टेस्ट शोज दैट सम पीपल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, अगर एक टेस्ट हुआ उससे पता लगा कि प्लाज्मोडियम होता है ब्लड में, बट दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स, यानी उन्होंने कोई इस तरह के सिम्टम्स का मतलब होता है निशानदेही करना, या अलामत कहते हैं उर्दू में इसको। तो अलामतें उन्होंने शो की नहीं है, मतलब उनके तो ब्लड में प्लाज्मोडियम है लेकिन उन्होंने तो कोई अलामत ही शो नहीं की of malaria. So what hypothesis would you formulate to answer this problem? अब आप कौन सी hypothesis जो है वो लिखोगे ताकि इस सवाल का जवाब दे सको। ओके, जब हमने कॉजेज ऑफ मलेरिया के बारे में स्टडी करा था, एक्सपेरिमेंट प्रॉब्लम पिछला क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने ये रिजल्ट की बात की थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम। मतलब जब आपने 100 अफराद को जो था ना, आपने किया था, देखा था, एक ग्रुप बनाया था और 100 अफराद का अलग ग्रुप बनाया था। 100 अफराद को आपने जो है मच्छरों से कटवा दिया मलेरियल, और फिर उन सबको जो था मलेरिया हो गया। लेकिन 100 अफराद जो कि कंट्रोल ग्रुप में थे, मतलब एक्सपेरिमेंट ग्रुप में नहीं थे, उनको तो आपने नहीं कटवाया ना मच्छर, लेकिन 100 अफराद तो वो भी थे। लेकिन मज़े की बात ये थी कि प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड वाइल 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन, यानी जो 100 अफराद जो बिल्कुल तंदुरुस्त, जिनको आपने मच्छर कटवाया ना कुछ किया, तो उनमें से भी 7 अफराद के ब्लड में था प्लाज्मोडियम था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नाउ वी नो दैट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्थी पीपल वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड, यानी वो जो 7 अफराद थे अब उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, लेकिन अभी वो प्लाज्मोडियम इतनी ज़्यादा मकदार में नहीं है या अपनी बीमारी का असर नहीं दिखा रहा है, इसलिए उन्हें मलेरिया नहीं हुआ, लेकिन अनकरीब उनको मलेरिया होगा। तो लिहाजा अभी वो पेशेंट जो हैं 7 अफराद, वो किस दौर से गुजर रहे हैं? तो वो एक इंक्यूबेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। सो द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट, यानी जो प्लाज्मोडियम को पैरासाइट कहोगे तो वो एंटर कर चुका है इन द होस्ट, एंड अपेयरेंस ऑफ सिम्टम्स, और भी मतलब सिम्टम्स वगैरह अपेयर नहीं हुए हैं। सो द रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग, और फिर ऐसा ही हुआ एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया वॉज ट्रू, क्योंकि बाद में फिर इन 7 अफराद को जो था वो मलेरिया हो गया। तो ये बात सच निकली कि वाकई में प्लाज्मोडियम ही एक वजह है मलेरिया की। तो सवाल के ऊपर आप ये जवाब लिख सकते हो, इंक्यूबेशन पीरियड को आप लिख सकते हो, द पीरियड यहाँ से स्टार्ट कर लो, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट, अपेयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, अनटिल अपेयरेंस सिम्टम्स। या आप बुक से भी इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कुछ लाइनें 2 लिखी हुई हैं, वहाँ से फॉलो कर लो, ये फॉलो कर लो, सिलेबस की बस 1-2 लाइनें ही जवाब है इसका। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें बीमारी हमारे जिस्म में होती तो है लेकिन शो नहीं हो रही होती, सिम्टम्स के शो नहीं हो रही होती, इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स इसका जो आप रेशो से स्टार्ट कर सकते हो, ये सब रेशो के बारे में लिखो, फिर उसकी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये उसकी एग्जांपल है, ये आप लिख लो। फिर ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो है स्टोरी है, इसको आप कॉपी करो, यहाँ से आप इसको कंप्लीट कॉपी कर लो, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं फॉलो अप दे देता हूँ। ओके, सो देयर वी हैव एन एग्जांपल का फॉलो अप, और इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप लेक्चर सुन लें, इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन टोटली समझ में आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब इस क्वेश्चन की तरफ। जस्टिफाई मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का। So there we have integral part of scientific method as in mathematics। ये आप हेडिंग लगाओ और फिर ये सब डाटा जो है वो कॉपी करो। उसके बाद ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेडिंग लगाओ और ये फिर ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स को भी कॉपी करो।
सो दिस कुड बी द पॉसिबल गुड आंसर, इसको आप लिख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स अब आ रही है शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो जिसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो थ्योरी आप इसको लिख लो, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरा लेक्चर सुन लो। सो ये थ्योरी के बारे में सब लिख लो आप। उसके बाद लॉ है, और लॉ के बारे में सब आप लिख लो, राइट। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड हाउ। तो ये हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं considered more accurate than qualitative ones because the former are invariable and measurable and can be recorded in terms of numbers। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप लेक्चर को सुन लो। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का एक जर्नी जिसमें हमने स्टडी किया अबाउट द सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आई होप आपको काफ़ी हेल्प हो गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को, और सजेशन के लिए कमेंट ज़रूर कर दें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास में सब बच्चों की हेल्प हो जाए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।